अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि एंट्री टेस्ट सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्टाइल के कुछ इब्तदाई कंसेप्ट हम देख चुके थे। आज के हमारे लेक्चर के अंदर प्रोजेक्टाइल की हमने देखना है दो तरह से इसकी एमसीक्यूज़ बनती हैं। पहला तो ये है कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से प्रोजेक्ट किया जाए, जैसा कि कोई एक फाइटर जेट है बेटा, वो किसी बॉम्ब को दागता है ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर, उसकी मिसाल। अब अगर एक हाइट से प्रोजेक्टाइल को भेजा जाए तो उसके लिए क्या कुछ हमने कन्फिग्रेशंस देखनी है। और दूसरा है हमारे पास बेटा ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, यानी कि 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल, जिसे हम ज़मीन से किसी एक लॉन्चर की मदद से बेटा ज़मीन तक ही दाग देते हैं। तो इस तरह का प्रोजेक्टाइल, या फिर कोई एक प्लेयर है जो कि किसी फुटबॉल को किक आउट करता है और वो ग्राउंड के किसी दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो इस तरह की मोशन के अंदर आपके पास मेजर एमसीक्यूज़ क्या बनती हैं, आज इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास टॉपिक था प्रोजेक्टाइल का। पहला हमारे पास है बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कि कोई भी एक प्रोजेक्टाइल है बेटा जिसे एक एच हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है। इब्तदाई तौर पर इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी। तमाम तर इनिशियल यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर उसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी वी ऑफ एक्स होगी। तो एक एमसीक्यूज बनती है कि जब इनिशियली तौर पर किसी एक प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है तो उसकी टोटल वेलोसिटी हमेशा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होती है। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ मूव करेगा तो फॉरवर्ड मोशन के अंदर इनर्शिया, फॉरवर्ड मोशन हमेशा इसके इनर्शिया की वजह से होगी, इनर्शिया। जबकि अगर तो वर्टिकल मोशन देखें तो वर्टिकल लेवल के ऊपर फोर्स एक्ट करती है। वर्टिकल मोशन हमेशा एक प्रोजेक्टाइल फोर्स की वजह से ही परफॉर्म करता है, जिसे हम बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स नहीं, जस्ट इनर्शिया होता है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहती है। आखिरी पॉइंट पर जब ये ज़मीन को या ग्राउंड को टच करने से पहले इसकी वर्टिकल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है बेटा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वैसे कि वैसे वेलोसिटी अगर हासिल करना चाहेंगे तो इस वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के स्क्वायर करने हैं और इनको ऐड करके इनका बेटा स्क्वायर रूट कर देना है। अब इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना चाहेंगे तो आप वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, फासला बटा वक्त। अगर आप इसको बेटा एक्सटेंड करना चाहें कि किसी भी एक फासला को आपने मालूम करना है तो आप इसे बेटा वी टी लिख सकते हैं। एज वी नो दैट हॉरिजॉन्टल लेवल का आपने फासला बेटा फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप इसे x लिख दें और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो यही फार्मूला यहाँ पर लिखा गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा और टाइम फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जबकि वर्टिकल डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए बेटा आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है। एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके पास होता है इसका रिलेशन। एस वी नो दैट कि हमने वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिखें, टाइम लिखें प्लस हाफ वर्टिकल एक्सेलेरेशन लिखें और टाइम का स्क्वायर कर दें। मज़ीद फर्दर वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली तौर पर 0 पर थी, ये सारा फैक्टर 0, तो ए टी स्क्वायर, और इसीलिए चूंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो इसे हाफ जी टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये वो पहला केस था कि अगर हम किसी एक हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हों। तो ये दो केसेस जहन में रखिएगा, क्योंकि अक्सर वो आपको जस्ट स्टेटमेंट के अंदर ये चीज़ वाज़ेह कर देता है कि एक हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ इतने ज़ाविया के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका डिस्टेंस वर्टिकल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, एंगल ये है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर ये हो, इतने टाइम के बाद कहाँ पर होगा। तो वो सारी कन्फिग्रेशन आप इन फार्मूलिज्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बेटा होता है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओब्लिक से मुराद क्या है बेटा? 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल। 2D के अंदर अगर इसकी मोशन हो, जैसे कि हमने मिसाल ली थी कि एक कोई प्लेयर एक बॉल को किक आउट करता है और ग्राउंड टू ग्राउंड वो मार्क करती है, तो इस तरह के सिस्टम के लिए हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल ही बनता है।
अब इब्तदाई तौर पर अगर गौर करना चाहें, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि इसके वर्टिकल कंपोनेंट की भी काफ़ी सारी इसके पास वैल्यू होती है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इट्स फ्लाइट, अपने पहली आधी फ्लाइट के टाइम के दौरान उस वक्त इसकी वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा हर पॉइंट के ऊपर डिक्रीज हो रहा होता है। उसकी वजह बेटा हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी एक बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स, चूँकि अंडर द ग्रेविटी ये मूव कर रही होती है, फोर्स और वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन हो जाने की वजह से हमेशा इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती रहेगी आखिरी पॉइंट तक। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से देखें, इसका एरोहेड लार्जर है, यहाँ पर अगर आप एक वेक्टर फॉर्मेट को देखें, मैंने लाइन की लेंथ को कम लिखा है, जो जाहिर कर रहा है ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट पर या एट द मैक्सिमम हाइट पॉइंट के ऊपर अगर गौर करना चाहें तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। ये हम ऑलरेडी अपने साहब का लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। v ऑफ y, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी ज़ीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी वैसे कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इनर्शिया एक्ट करता है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। अब टोटल वेलोसिटी हमेशा उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के बराबर होगी। अब दोबारा से जब नेक्स्ट हाफ के अंदर ये आगे फर्दर अपने नेक्स्ट फ्लाइट के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ अपनी वैल्यू गेन करेगा, आखिर में ये आपके पास मैक्सिमम होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अब भी कांस्टेंट यहाँ पर रहता है। अब इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए जिसको टू डायमेंशनल मोशन के अंदर छोड़ा गया, इसके लिए अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाहेंगे वो अब भी v ऑफ एक्स टी, यानी कि उसके वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा। वी आई cos थीटा, बेटा आप इसको लिख सकते हैं। जबकि इनिशियली तौर पर इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी का कोई ना कोई वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इसके पास मौजूद था और वो वी आई साइन थीटा की सूरत के अंदर मौजूद होता है। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस का फैक्टर हम क्यों लिख रहे हैं? अभी मैंने कहा अगर टाइम के लिहाज से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो इस तरह के एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसलरेशन कहा जाता है, इसीलिए नेगेटिव का यहाँ पर फैक्टर लिखा गया। अब इस तरह के प्रोजेक्टाइल के लिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एमसीक्यूज बनती है वो डिस्कस करते हैं। बेटा अगर देखना चाहें तो हर लम्हा यहाँ से वैल्यूज आपके पास किस तरह से बदल रही हैं, खास करके एंगल के लिहाज से। पहले हाफ के अंदर, ठीक है बेटा, उस वक्त ऑब्जर्व करें तो फाई पॉजिटिवली डिक्रीज कर रहा है। पॉजिटिवली से मुराद क्या है? वी ऑफ वाई की वैल्यू कोई ना कोई इनिशियल मौजूद है, आप उसे वी ऑफ एक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक लार्ज क्वांटिटी को आप स्मॉल क्वांटिटी से जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास बेटा फाई जाविया, आपने इसको डिफाइन किया था tan इनवर्स ऑफ वी एफ वाई डिवाइडेड बाय वी आई एक्स, वी एफ एक्स, इसका आपने फार्मूला लिखा होता है। अब ये फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास कोई ना कोई मौजूद है इब्तदाई तौर पर, ठीक है। इनिशियल के लिहाज से देखना चाहेंगे तो आपके पास ये इब्तदाई तौर पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मौजूद है तो इसीलिए आपके पास ये एंगल यहाँ पर पॉजिटिव होगा। लेकिन डिक्रीजिंग का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है ये बेटा स्लोप के लिए इस्तेमाल कर रहा है। स्लोप, अगर स्लोप के कंसेप्ट को देखा जाए तो मैं बारहा बेटा आपको ये सिखा चुका हूँ कि आपने जब भी चेक करना है तो स्लोप के दो तीन कंसेप्ट हैं, आपने वो दो तीन बैक वक्त सोचने होते हैं। हेयर इज, ये मैं फर्स्ट फ्लाइट जो हमने बनाई है एक प्रोजेक्टाइल की, इसके लिए देखना चाहेंगे। आपने बेटा क्या करना होता है, मैंने कहा था कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है, ऐसे लाइंस लगाते जाएं, हाई लाइंस लगाते जाएं, आखिर में आपके पास हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। चेक करें, जैसे जैसे लाइंस को गौर करें वैसे वैसे एंगल बेटा डिक्रीज होता चला जा रहा है और एंगल के डिक्रीज हो जाने की वजह से tan थीटा हमें स्लोप देता था बेटा, ये स्लोप, और tan थीटा की वैल्यू ज़ाविया के डिक्रीज हो जाने की वजह से डिक्रीज होती रहती है। फाई पॉजिटिवली का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट मौजूद था, हॉरिजॉन्टल आपके पास वो भी मौजूद था। वर्टिकल कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है
हमारे पास इन दोनों की डिवीजन से जो क्वांटिटी आएगी वो मस्बत होगी। आपके पास 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अप टू 0 से लेस आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं आएगी फाई की। ठीक है बेटा। जबकि जो लफ्ज़ डिक्रीज का इस्तेमाल करता है वो स्लोप के लिए इस्तेमाल करता है कि हर लम्हे पहली फ्लाइट के दौरान अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें इस डॉटेड लाइन तक, तो इसका चूंकि एंगल जाविया कम हो रहा है, तो जाविया के कम हो जाने की वजह से tan थीटा की वैल्यूज डिक्रीज होंगी, स्लोप डिक्रीज होता चला जाएगा। ये पहला कंसेप्ट इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए पॉजिटिवली डिक्रीजिंग और फाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आपको कोई वैल्यू दे रहा होगा। हाईएस्ट पॉइंट के पर हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी के बराबर, और यहाँ पर देखें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ यहाँ पर होता है, मतलब कि आधी उड़ान ये अपनी भर चुका होता है, इसीलिए T/2 T आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट है। और यहाँ पर जो जाविया है अगर दोनों के दरमियान में देखना चाहें 0 डिग्री आपके पास आ जाता है। क्लियर बेटा। जबकि सेकंड ड्यूरेशन के दौरान बाकी जो नेक्स्ट फर्दर इसकी जो फ्लाइट है उसके दौरान अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पर बेटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो अब भी कांस्टेंट है। टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेंज का जो पॉइंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट भी कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जबकि इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर देखें तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल रेंज अपनी हाफ कवर कर चुका होता है, आधी रेंज इसकी पूरी हो चुकी होती है। अब रिमेनिंग ऑफ द फ्लाइट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहें तब हमारे पास गौर करें कि किस तरह का ग्राफ बनता है। और ये हमारे पास पहली तो बात ये है, फाई को देखें बेटा नेगेटिव है, उसकी वजह यहाँ आ जाए इसी ही फार्मूला के अंदर इनिशियल तौर पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 0, ठीक है, इस रेस्ट ऑफ द फ्लाइट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, इस बाकी को हम अकाउंट आउट नहीं कर रहे, इसके लिए हम इसमें डिस्कशन करनी है। पहले 0 है, 0 को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो मौजूद है, जब डिवाइड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टर्म मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ना शुरू होता है, चाहे बढ़ रहा है इट्स ओके, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से उसकी वैल्यू समाल रहती है। एक समाल वैल्यू को जब एक लार्ज वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो इसीलिए जो लफ्ज नेगेटिव यहाँ पर लिखा गया वो पहले इस बात की इंडिकेशन दे रहा है कि जाविया कोई मनफी वैल्यू देगा आपको। दूसरा, इंक्रीजिंग का जो लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो बेटा स्लोप के लिए इस्तेमाल किया गया है। स्लोप इसका इंक्रीज हो रहा है, वो कैसे? रेस्ट ऑफ द फ्लाइट के लिए मैं फिर से बेटा अगर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो आपके पास रेस्ट ऑफ द फ्लाइट इस तरह से है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं बेटा, ये आपके पास इस तरह की फ्लाइट है। अब फिर से वही आपने काम करने हैं। आपने क्या करना है बेटा, आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते जाना है। ऐसे लाइंस ये आपके पास आ गई थी, ठीक है। मजीद फर्दर यहाँ पर देखें, यहाँ देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें, इस पॉइंट के ऊपर देखें, आप यहाँ पर देखना चाहें, हर लम्हा आपको ये जाविया इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जाविया बढ़ता चला जा रहा है, ये बढ़ गया, ये उससे मजीद बढ़ गया, ये और भी मैक्सिमम हो गया। तो हर लम्हे एंगल के बढ़ने की वजह से tan थीटा इंक्रीज होगा और tan थीटा के इंक्रीज हो जाने की वजह से स्लोप बेटा इंक्रीजिंग आपको दिखाई देता है। तो नेगेटिव का लफ्ज किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंक्रीज का जो लफ्ज आपको बताया जा रहा था वो स्लोप के लिए, और स्लोप को आप बेटा कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए फाई हमेशा नेगेटिव रहेगा, जाविया नेगेटिव और लेस देन 0 रहेगा, इसकी वैल्यू आपको इसीलिए नेगेटिव मिलती है। तो ये था ओब्लिक केस के अंदर कि कैसे इसका स्लोप आपके पास पॉजिटिव और डिक्रीजिंग होता है लेकिन नेगेटिव इंक्रीजिंग कैसे आ जाता है। अक्सर ये बच्चों को टर्म्स बेटा बहुत ही मुश्किल लगती है, हालांकि आसान है, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको इब्तदाई तौर पर दे चुका हूँ। स्लोप के लिए आप 2-3 बातें लाजमी जहन में रखें जो ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर के अंदर सिखा चुका हूँ कि स्लोप हमने फाइंड कैसे करना है। अगर आप वो बेसिक लेक्चर नहीं देख के बैठे तो सजेशन है मेरी आपको कि वो जाएं, वो पहला लेक्चर देखें ताकि आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास कि इस प्रोजेक्टाइल के लिए अगर देखना चाहें तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं आती, 0। इसी वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं दिखाई देती, तो चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी 0 होगा, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल का जो मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल मोमेंटम वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसी को बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। ये 3 पॉइंट्स जहन में रखिएगा, ये आपके पास MCQs आई हुई है।
इसके बाद बाकी कुछ पॉइंट्स के हमेशा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर चूंकि चेंज आ रहा होता है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव ही रहती है, जबकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो ऑलरेडी यहाँ पर वी ऑफ वाई है लेकिन नेगेटिव के साथ, तो दोनों नेगेटिव के साथ आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो इसीलिए आप इसको बेटा लिख सकते हैं -2 इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब ये अगर तो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल लेवल पर हो रही है और वाज़े तौर पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके वर्टिकल मोमेंटम में तब्दीली हमेशा मास और वर्टिकल वेलोसिटी के हासिल ज़रब से हासिल होगा, लेकिन उसके साथ चेंज यहाँ पर आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है कि चेंज आ रही है इसके अंदर, तो ये वर्टिकल मोमेंटम आपके पास -2m वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। इधर से अगर टोटल वेलोसिटी फाइंड करना चाहेंगे इस प्रोजेक्टाइल के लिए, तो टोटल वेलोसिटी में तब्दीली, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई है और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी में कितनी तब्दीली आई है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई तब्दीली नहीं है, तो इसीलिए फैक्टर 0 लिखेंगे बेटा, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी के अंदर चूंकि तब्दीली आ रही है तो इसे -2VIY लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से चेंज इन मोमेंटम को अगर देखना चाहें तो ये -2mVIY के बराबर होता है, जो कि आपसे MCQs के तौर पर पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का बेटा एक छोटा सा टॉपिक हमारे प्रोजेक्टाइल से मुताल्लिक, कि अगर एक हाइट से इसको प्रोजेक्ट करें तब हमारे पास क्या कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और अगर हम इसे बेटा ओब्लीक तरह से किसी एक 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर छोड़ें तब इसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ कैसी होती हैं वो हमने डिस्कस करनी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह इसी प्रोजेक्टाइल से मुताल्लिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे इसकी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी हाइट, ये आपस में किस ज़ावे के ऊपर बराबर होती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट करती हैं, कैसे फार्मूले वो बनते हैं, और वो बेसिक ट्रिक्स हम देखेंगे कि अगर इनमें से कोई हमारे पास फार्मूला आ जाए तो हमने उनको कैसे डील आउट करना है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।